हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर चैनल। आज हम लोग यूपी डीएलएड से संबंधित कंप्यूटर विषय के पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा कि कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं और इन प्रोग्रामों को एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्रामों के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं और इन प्रोग्रामों को एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दूसरा जो है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए यह सब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। देखिए, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आवश्यक रूप से तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं: इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट उपकरण। सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है। इन तीन मूल भागों के अतिरिक्त कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में लिया जाता है और जिन्हें आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन आधार पर निर्देश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की दिमाग की तरह काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति का मेल है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं। तो उत्तर होगा विंडोज एक्सपी का सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण हैं, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला जो है माई कंप्यूटर, दूसरा है माई डॉक्यूमेंट, तीसरा है रिसाइकल बिन, चौथा आपका है माई नेटवर्क प्लेसेस, पांचवा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, छठा है आपका टास्क बार, सातवां है स्टार्ट मेन्यू, आठवां है आपका फाइल्स तथा फोल्डर्स, नौवां आपका है शॉर्टकट्स। अगला प्रश्न है कि रिसाइकल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रिसाइकल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, रिसाइकल बिन की विशेषताएं निम्नलिखित है। रिसाइकल बिन को खोलकर
इसके कंटेंट्स को देखने के लिए डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें और रिसाइकल बिन में डाली गई फाइल या फोल्डर तब तक वहां स्टोर रहते हैं जब तक कि उन्हें रिमूव नहीं करते हैं, जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस का निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता है। तीसरा है कि जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट करते हैं तब विंडोज उसे रिसाइकल बिन में डाल देता है। वो पूरी तरह से फाइल जो होती है डिलीट नहीं होती है, पहले रिसाइकल बिन में जाती है। अगला विशेषता है कि रिसाइकल बिन पर मौजूद सभी आइटमों या चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशन पर स्टोर करते हैं। अगला विशेषता है कि रिसाइकल बिन को सभी या चुनिंदा आइटमों से खाली कर सकते हैं। ऐसा करने से वह आइटम स्थायी तौर पर डिलीट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि टास्क बार क्या होता है। टास्क बार क्या होता है? देखिए, उत्तर होगा कि कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है और विंडोज कार्य करते समय यह आसानी से स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई विंडो ओपन होती है या ओपन की जाती है, उसे रिप्रेजेंट करता हुआ आइकन इस टास्क बार पर दिखाई देता है और विभिन्न विंडोज या प्रोग्राम के बीच स्विच ओरिज करने के लिए टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकन को क्लिक किया जा सकता है। टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडो के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करने पर क्लोज जैसे गुणा का ऑप्शन पर क्लिक करने पर पार्टिकुलर फाइल, प्रोग्राम या विंडो क्लोज हो जाती है। जो क्लोज गुणा का निशान बना होता है उस पर क्लिक करने से आपका प्रोग्राम जो होता है बंद हो जाता है और वह पार्टिकुलर आइकन भी टास्क बार से डिसअपीयर हो जाता है, मतलब वहाँ से गायब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। फाइल एवं फोल्डर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डेटा का एक संग्रह होती है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने की मूल इकाई फाइल होती है और प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइल ही होती है। ठीक इसी तरह सभी प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। कोई भी फोल्डर बहुत सी फाइलों तथा अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है और विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं। पहला नंबर ये है कि अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और इससे स्क्रीन पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। और दूसरा अगला स्टेप है कि इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए और न्यू क्लिक करेंगे तो ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना या मेन्यू कास्केटिंग मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा और इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। इस जो मेन्यू दिखेगा उसमें फोल्डर का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करेंगे और इससे डेस्कटॉप में एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फोल्डर का नाम लिखा हुआ है और उसे उल्टे रंग में है। तो आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल को समझाइए। ईमेल क्या जाता है? उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, इसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है। यह लिखित रूप से आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रेषण एवं
अभिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। मॉडेम का क्या कार्य होता है? अगला प्रश्न है कि मॉडेम का क्या कार्य होता है। हम जानते हैं कि मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडेम का मुख्य कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त उच्च तकनीकी के मॉडेम आंकड़ों के संचार में सिग्नलों की शुद्धता संबंधित परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है, जिसका उपयोग विषय परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है। इस प्रकार के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो इंटरनेट की कार्य प्रणाली, देखिए, समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है, और इंटरनेट नियंत्रण संगठन ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिन्हें आम बोलचाल में ISP कहा जाता है, नियुक्त किए हुए हैं। और भारत का प्रमुख ISP विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL कहते हैं, और BSNL विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है, जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है। और प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार के कनेक्शंस उपलब्ध होते हैं, डायल अप तथा लीज लाइन। और प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने ISP द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब यह फ़ोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता तथा ISP के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर परोक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोक्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है और डेटा का लेन देन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित हैं। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का अर्थ है कि डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे हॉटमेल, याहू, रेडिफमेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला और तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। और इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों, देशों में बैठे व्यक्तियों आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक पृथक शहरों, देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय
सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी एक ISP द्वारा दी जाने वाले चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके या माइक पर बोल सकते हैं। माइक पर बोल सकते हैं और अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि इंटरनेट पर अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाले सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है और इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है और इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस देनी होती है और कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, जिसे व्यक्ति को यह पता मालूम है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते। आज कई प्रमुख अखबार तथा पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है, जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रिंटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लाइन प्रिंटर, दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर, तीसरा है पेज प्रिंटर, चौथा आपका है डॉटेड प्रिंटर, पांचवा है आपका मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के मुख्य भागों के क्या कार्य हैं? देखिए, उत्तर होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के मुख्य भागों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला जो कार्य है कि स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप वेबसाइट के एक पेज या लिंक को सामने ला सकते हैं और पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं। मनचाही वेबसाइटों को सर्च कर सकते हैं। दूसरा है कि वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं। चौथा है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री कस्टमाइज कर सकते हैं। पांचवा है ईमेल सुविधा को मुफ्त में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? देखिए, उत्तर होगा कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सोशल नेटवर्किंग क्या है? तो उत्तर होगा सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र आते हैं जो एक साधारण मनुष्य का सामाजिक परिवेश होता है। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट तथा वेब पेजों के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होती हैं तथा सूचना या संदेशों को आपस में फैलाते हैं, तो यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों तथा बेईमानी पर प्रकाश डालिए। ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों तथा बेईमानी पर प्रकाश डालिए। देखिए, वर्तमान समय में ऑनलाइन सेवा संसार के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजियाँ तथा अवैध धोखे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। हैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, दूसरा है क्रैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, तीसरा है लुभावने ऑफरों द्वारा जालसाजी करना। अगला प्रश्न है कि एंटीवायरस क्या है? इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? एंटीवायरस क्या है? इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो उत्तर होगा कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करने तथा कंप्यूटरों को उनसे मुक्त कराने वाले विशिष्ट सॉफ्टवेयर्स आज बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स के भांति ही होते हैं और प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है और जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरसों प्रोग्राम में रिकॉर्ड रहते हैं और कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का संज्ञान होते ही एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं बल्कि उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डेटा या
फाइन्स को भी कभी कभी पूर्ण रूप से तथा कभी कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। एंटीवायरस को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात यह है कि एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रोग्राम करना सरल होता है। दूसरी बात यह है कि एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसमें टीआरएस की भांति कार्य करने की विशेषता का गुण हो। टीआरएस की भांति कार्य करने की विशेषता का गुण हो। चौथी बात यह है कि इसका अपग्रेडेशन करना सरल हो, अपग्रेड करना में आसानी हो। अगला प्रश्न है कि किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। किसी पीडीएफ फाइल या वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है, तो देखिए उत्तर होगा कि इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है और जिससे उन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और ब्राउज फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा कि सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए और इस सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके। उदाहरण जैसे गूगल, याहू, क्रोम इत्यादि। अगला प्रश्न है कि किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। देखिए इंस्टॉलेशन प्रक्रिया क्या होती है। एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे एवास्ट एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझाया जा सकता है। एवास्ट क्या है? फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एवास्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अग्र अनुसार है। कैसे? देखिए एवास्ट जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसको स्थापित करने के लिए, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होती है। पहली प्रक्रिया ये है कि सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से एवास्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके सिस्टम में सुरक्षित एवास्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। तीसरी बात कि आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। चौथी बात यह है कि यूजर नेम व लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधित विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें। एवास्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वर्कशीट पैकेज, दूसरा है डेटा पैकेज। तो देखिए वर्कशीट पैकेज क्या होता है। वर्कशीट पैकेज, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट कर लिया जाता है तथा उनकी गणितीय गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो हो सकते हैं। देखिए एक वर्कशीट में जो आपका 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो हो सकते हैं। दूसरा है डेटाबेस पैकेज। डेटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयरों का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है और इन सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।
डेटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों के द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा एवं ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न विंडोज में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। MS वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। MS वर्ड क्या होता है? तो देखिए, MS वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। MS पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। इसको किस प्रकार चालू किया जा सकता है, समझाइए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट चालू करना। पावर पॉइंट को चालू हम कैसे करते हैं? पावर पॉइंट चालू करने के निम्नलिखित चरण अपनाते हैं। पहला है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, दूसरा है ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, फिर तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जिसको क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी और आपके डेस्कटॉप विंडो पर खुलकर सामने आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाइए। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध क्या है? देखिए, साइबर सुरक्षा से आशा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है, जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। और साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप से समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, साइबर अपराध क्या होता है? व्हाट इज द साइबर अपराध? तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों हैं। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। और कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों की एक स्तर को जन्म दिया है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि साइबर नियम क्या है? देखिए, साइबर कानून या साइबर लॉ भी कहलाता है। साइबर नियम को हम कहते हैं साइबर कानून या साइबर लॉ भी कहते हैं। एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का, विशेष रूप से साइबर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की तरह कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आधिकारिकता का समावेश है। संक्षेप में, साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने के लिए न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयास है। MS-DOS का पूरा नाम लिखिए। देखिए, MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल
इन्हीं उपकरणों से होता है, जो इन्हीं के माध्यम से, किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई कार्य करता है। उदाहरण जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड, माउस, ये स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। देखिए उत्तर होगा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के निम्नलिखित 2 सॉफ्टवेयर हैं। पहला है पेज मेकर, दूसरा है एमएस वर्ड इत्यादि। नोटपैड भी है, उसमें भी आपको सेटिंग करके आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख है, पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। मुख्यतः सभी कार्यालयों में इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से आप डेटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि इत्यादि सभी कार्यों को कर सकते हैं। अगला है ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की सहायता से आप कार्यालय के डेटा से संबंधित सभी कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण या व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो उत्तर होगा एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 प्रकार की होती हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा आपका है जाल टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नेट टोपोलॉजी। नेट टोपोलॉजी को बोलते हैं जाल टोपोलॉजी। तो उपयुक्त सभी प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी या स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video. Thank you friends.